नमस्कार, दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर पाकिस्तान से। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा और मजबूत किया तो पाकिस्तान बिलबिला उठा है। पाकिस्तान की सरकार रेडियो के जरिए दरअसल जम्मू और कश्मीर में मौसम का अपडेट प्रसारित करने को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। पीओके के पीएम की इमरान खान से गुहार है। पाकिस्तान का बेहद गैर जिम्मेदाराना कदम यहां पर सामने आया है। आपको बताते चलें कि भारत के किसी हिस्से को वो अपना कैसे बता सकता है, ये महत्वपूर्ण। लेकिन इन सब के बीच इमरान खान से लगाई है पीओके को बचाने की गुहार, क्योंकि हिंदुस्तान की ओर से कुछ हिस्से के मौसम के मिजाज को क्या बताया गया। यहां पर पाकिस्तान का मिजाज गड़बड़ हो गया है। पीओके को बचाने के लिए इमरान खान आगे आए, ये कहा गया है। और ये भी जिक्र किया है कि सिर्फ जुबानी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के जो पीओके के पीएम हैं, उनकी ओर से यह गुहार लगाई जा रही है। पीओके के प्रधानमंत्री की इमरान खान से गुहार। इमरान खान अब इस पर क्या कहेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान की जो स्थिति देखने को मिल रही है, एक तरफ जहां समूचा विश्व एक साथ एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान और उनके पाकिस्तान के कुछ हुक्मरान ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया वो कैसे दे। दिल्ली का तापमान दिखाए पाकिस्तान, इस तरह की बात हैदर की ओर से कही गई है। इस वक्त मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कम से कम हैदर के बयान को देखकर यही कहावत याद आ रही है। मंजीत। बिल्कुल चित्रा, इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी भारतीय एजेंसी द्वारा कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की चीजें सामने आएंगी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री हैं राजा फारूक हैदर, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह से भारत की तरफ से पीओके के मौसम का हाल दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान भी इस तरह की कोशिश करे अभी श्रीनगर उसके आगे दिल्ली तक का मौसम दिखाए, तो ये एक साफ तौर से बौखलाहट है। और अब हमने देखा कि पिछले हफ्ते के दौरान पाकिस्तान ने सरहद पर खासतौर से पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर के इलाकों में जिस तरह से अपने फाइटर प्लेन F-16 और JF-17 से लगातार उड़ान भरनी शुरू की है, वो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं खासतौर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को सही मायनों में भारत बहुत जल्द अपने कब्जे में न ले ले। और इसीलिए उनका ये डर और बौखलाहट इस तरह से सामने आ रहा है कि जब वहाँ के पीओके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री को इमरान खान से इस बात की ये कहना पड़ रहा है कि इमरान खान भी इस पर सैन्य ताकत दिखाएं और भारत के जो हिस्से हैं वहां का मौसम दिखाएं, तो ये साफ तौर से एक तरह से उनकी बौखलाहट को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बौखलाहट में है इस वक्त भी पाकिस्तान, वो भी तब जब कोरोना काल चल रहा हो, समूचा विश्व एकजुट हो, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पीओके के प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया है हिंदुस्तान को लेकर, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुनिए। तो इमरान खान सब का तो आपने हुक्म दिया कि भाई देखो तो खुद भी बने और मतलब है कश्मीर के ऊपर जो है वो एक फैसला कुन जो है रोल इख्तियार करे। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म के मुंतज़िर है, ये कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े और उन्हें मजलूम भाइयों के लिए जो है बेटियों के लिए, वो आपकी बेटी है इमरान खान साहब, वो आपके भाई हैं, वो आपकी माएँ हैं, वो आपकी बहनें हैं। वो सिर्फ मेरी हम लोगों की माएँ बहनें बेटी नहीं, आपकी भी उतनी हैं। आगे बढ़े ना। और वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल, इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। पीओके के प्रधानमंत्री हैदर को आप सुन रहे थे। दिल्ली का तापमान दिखाएगा पाकिस्तान, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ सूझ नहीं रहा कि वो अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे। वैसे पाकिस्तान की पुरानी आदत है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, उसके बस में कुछ है नहीं, और लगातार कोशिश उसकी यही है कि वो हिंदुस्तान को आंखें दिखाता रहे। हालांकि इसमें भी वो कतई कामयाब कभी भी नहीं रहा है, इतिहास उठाकर अगर वो खुद देखे तो। आगे बढ़ते हुए आज की बड़ी खबरों का अब हम रुख कर लेंगे। वैसे पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ने अपनी आतंकवादी हरकतें बढ़ा दी हैं। इसके बाद हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने के लिए क्या कर रही है हमारी सेना, इस पर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। सुनिए। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे साहब हैं। जनरल साहब, आपने हाल में उत्तर पूर्व सीमा का भी दौरा किया, कश्मीर घाटी का भी दौरा किया। हमने देखा कि दोनों सरहद पर इस वक्त काफ़ी गतिविधि हम देख रहे हैं, चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। मैं ना सिर्फ नदन कमान, लेकिन इस महीने के शुरुआत में मैं ईस्टर्न कमान में भी गया था, सिक्किम के एरिया में।
और अभी आज मैं साउथ वेस्टर्न कमांड वेस्टर्न बॉर्डर वहाँ से होते हुए आ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह मैंने अपने जवानों से बात की है, ऑफिसर्स से बात की है, कमांडर्स से बात की है, और मुझे बहुत खुशी है कि सभी जगह हमारे जवान और ऑफिसर्स, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए वो हर तरीके से तैयार हैं। और ये टास्क ना सिर्फ बॉर्डर को सुरक्षित रखना, लेकिन ये कोविड की बीमारी में जो भी हमने मदद करनी है हमारे देशवासियों के लिए, उनकी भलाई के लिए या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए, वो भी टास्क पूरा करने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जहाँ तक स्थिति है नॉर्दर्न बॉर्डर्स के बारे में, पिछले एक हफ्ते में कई रिपोर्टें आई हैं कि पीएलए और हमारे बीच में कुछ फेस ऑफ हुए हैं, skirmish जैसे चीज़ें हुए हैं। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो LAC है हमारे और चाइना के बीच, कई जगहों पर इस पर अलग अलग परसेप्शन है कि ये कहाँ से गुज़रती है, और इसीलिए हम अपने एरिया तक पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी अपने एरिया तक आते हैं। और ये इसलिए ये कई बार हो जाता है कि एक ही टाइम एक ही जगह दोनों तरफ के दोनों पेट्रोलिंग पार्टियाँ पहुंच जाते हैं, और जब ऐसे होता है तो अक्सर ये फेस ऑफ हो जाता है। ये फेस ऑफ कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं, और इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं, और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं और मामला सुलझ जाता है। सर, एक सवाल, कश्मीर घाटी के जो हालात हैं वहाँ पर हमने देखा कि हाल के दिनों में काफ़ी ऑपरेशन सेना की तरफ से हुए, हमारे कई अधिकारी और जवान भी शहीद हुए हैं, आतंकियों को भी हमने जवाब दिया है। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? पाकिस्तान की तरफ से अचानक की गतिविधियाँ क्यों तेज हुई हैं? देखिए, हर साल जब मौसम सुधर जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो हर साल अक्सर ऐसे अप्रैल मई के महीने में थोड़ी से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, और उसी के हिसाब से इस साल भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। अभी भी LC के उस पार कई टेररिस्ट कैंप है, लॉन्च पैड है, और हर लॉन्च पैड में टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि कोशिश करते रहेंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट करें और JNK में आए और तबाही मचाए। लेकिन इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। सर, कल प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की उसमें एक लोकल प्रोडक्ट की उन्होंने बात की। लोकल प्रोडक्ट को हमें वोकल होकर उनका प्रचार करना होगा। सेना के स्तर पर किस तरह से मेक इन इंडिया की बात की जा रही है? हालांकि काफ़ी जो हमारे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट हैं इस वक्त चल भी रहे हैं। देखिए, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के ऊपर हमारा पहले से जोर था, और कि पिछले 2-3 साल से हम इस पर जोर दे रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में जो हमने ऑर्डर दिए हैं पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 70 से 75% से ज़्यादा जो ऑर्डर इंडियन कंपनीज़ को ही गए हैं, टोटल नंबर्स में भी और वैल्यू में भी। और आने वाले समय भी हम इसको और भी बढ़ावा देंगे। बहुत धन्यवाद। तो जनरल MM नरवणे साहब का कहना है कि खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लगने वाली जो सरहद है वहाँ पर सेना अपनी जो SOP है उसके तहत पूरी तरह से मुस्तैद है, और किसी भी कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हमारे अगले कदम हो या फिर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की। वहीं पाकिस्तान की हालत यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में अपनी आतंकी हरकतों को वो रोकता नहीं। हद तो यह हो गई कि चीन भी उसके आतंकी करतूतों को शह देते हुए कूद पड़ा है। लद्दाख के आसमान में उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर मंडराने लगे तो हमारी जाबाज फाइटर जेट ने उसको खदेड़ दिया।
इसे कहते हैं जैसे को तैसा। चीन ने सोचा था कि वो जब चाहे तब नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर लेगा, जब चाहे तब हिंदुस्तान की सरहद को अपमानित कर देगा और भारत छू तक नहीं करेगा। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अब चीन जैसा करेगा बिल्कुल वैसा ही भरेगा। जब लद्दाख में भारतीय सीमा के बिल्कुल पास चीन के 3 हेलीकॉप्टर आ गए थे, तब उन्हें जवाब देने के लिए हमारे फाइटर जेट्स ने मोर्चा संभाला। और जैसे ही हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स एक्शन में आए, चीन के हेलीकॉप्टर 9-2-11 हो गए। और इसीलिए हम अपने एरिया तक पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी अपने एरिया तक आते हैं। और ये इसलिए ये कई बार हो जाता है कि एक ही टाइम एक ही जगह दोनों तरफ के दोनों पेट्रोलिंग पार्टियां पहुंच जाते हैं। और जब ऐसे होता है तो अक्सर ये फेस ऑफ हो जाता है। ये फेस ऑफ कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं और इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल। चीन की आदत हो गई है खुद को दादा समझने की, लेकिन उसकी दादागिरी की हवा निकल गई। चीन ने अपने 3 हेलीकॉप्टर भारतीय इलाके में इसलिए भेजे कि वो भारत पर अपना दबाव और प्रभाव दिखा सके। आज चीन बेहद तनाव में है। कोरोना को लेकर दुनिया ने उसकी नाकाबंदी कर दी है। अमेरिका की अगुवाई में दुनिया चीन को घेर रहा है। ऐसे में चीन को डर है कि कहीं भारत ने भी मोर्चा खोल दिया तो उसका क्या होगा। इसीलिए वो बार बार आंखें दिखा रहा है। तो ये प्रोवोकेशन करता आया है चीन, और शायद इस दौर में जबकि कोरोना के कारण पूरे देश का ध्यान बटा हुआ है, तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी तरफ से भारत का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने बार बार अपनी हदें लांघी हैं, कभी सिक्किम में तो कभी लद्दाख में। पिछले दिनों उत्तरी सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया था। इसमें दोनों पक्ष के सैनिकों को चोटें भी आईं। 5 मई को ऐसी झड़प लद्दाख में भी हुई। भारत और चीन की सेना के जवान लद्दाख में भी एक दूसरे से भिड़ गए थे। हालांकि 6 मई को दोनों सेनाओं के बीच विवाद सुलझ गया और अब हेलीकॉप्टर के जरिए हिमाकत दिखाई है चीन ने। इसके जवाब में भारत की सेना हाई अलर्ट पर है ताकि चीन की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उत्तर लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर चीन के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए नजर आए। अपने आप में ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच सिक्किम के इलाके में झड़पें हुई। उसके मद्देनजर ये संवेदनशील मामला बनता है। यह महज संयोग नहीं हो सकता। जब चीन अपनी ताकत दिखाने की जुर्रत कर रहा था, कमोबेश उसी वक्त पाकिस्तान युद्ध विराम का सरेआम उल्लंघन कर रहा था। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में पाकिस्तानी शहर पर हुए आतंकी हमले में भारत के 5 जवान शहीद हो गए। इस पर जब भारत ने आतंकियों का सफाया शुरू किया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। उसके एयरफोर्स ने अपने F-16S और JF-17S से लगातार भारत से सटी सीमा और नियंत्रण रेखा पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। इस पर से पाकिस्तान ने यह भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि भारत उस पर हमला कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की मदद के बहाने चीन का लद्दाख में अंदर घुस आना इन दोनों की मिली भगत हो सकती है। कोरोना महामारी के बीच चीन और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से भारत को घेरने में जुट गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान को पीओके का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाने के लिए सिक्किम से लेकर लद्दाख तक भारत पर निशाना साध रहा है। लेकिन भारतीय सेनाओं ने साफ कर दिया है कि हर बार की तरह चीन और पाकिस्तान को अपनी इन हरकतों के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। कैमरामैन संजीव के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है, लेकिन लगातार इनका जवाब पत्थर से हमारी सेना उसे दे रही है। आगे बढ़ते हुए देश की बड़ी खबरों का हम रुख कर लेते हैं और इसी के साथ कल हमारा है, जिसकी तस्वीर आत्मनिर्भर भारत की पेश की थी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ने। कोरोना काल में एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। आज उसकी पहली किश्त का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे दिया है। इसमें छोटे उद्योगों में काम करने वालों पर राहत बरसाई गई है। देखिए, मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है,
उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। जब 2 के आगे 13 शून्य लगते हैं तब होता है 20 लाख करोड़। इस 20 लाख करोड़ से कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की पहली किस्त लेकर सामने आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कोरोना की मारी अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन लेकर। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. सरकार रोज आकर बताएगी कि आपके लिए 20 लाख करोड़ रुपए में क्या क्या होने वाला है, जिसमें शुरुआत हुई कुछ अहम योजनाओं से जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए है। नंबर 1 बात तो यह है कि 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, यानी ऐसा लोन जिसके लिए काउंटर गारंटी या कोई संपत्ति दिखाने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 2, ये लोन 25 करोड़ रुपए तक के होंगे। इनमें 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनियों को फायदा होगा। नंबर 3, 4 साल के लिए ये लोन होगा और 1 साल के लिए मोराटोरियम है, यानी 1 साल तक इसकी किस्त आपको चुकानी नहीं होगी। नंबर 4, 31 अक्टूबर 2020 तक इस पर कोई गारंटी फीस नहीं लगेगी। नंबर 5, 45 लाख यूनिट को इसका लाभ होगा। सरकार का यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पीड़ा का इजहार है जिसमें उन्होंने गरीब और कमजोर तबके के हितों की बात की। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। इतना ही नहीं, कोरोना काल ने बहुत कुछ बदला है, तो एमएसएमई की परिभाषा भी सरकार ने बदल दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों और उसमें काम करने वालों को फायदा मिले। अब 1 करोड़ रुपए का निवेश करके 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले उद्योग सूक्ष्म में आएंगे। 10 करोड़ रुपए का निवेश करके 50 करोड़ रुपए तक कमाने वाली कंपनियां लघु उद्योग में आएंगी और 20 करोड़ का निवेश करके 100 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियां मध्यम उद्योग में आएंगी। कल ही प्रधानमंत्री ने कोरोना के बहाने ही एक आत्मनिर्भर भारत की चर्चा छेड़ दी। उस कड़ी में आज सरकार ने फैसला किया कि अब 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर की इजाजत नहीं लेनी होगी। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि वो दूरगामी नतीजों वाले कदम उठा रही है। इसके लिए किस सेक्टर पर पहली किश्त में कितना पैसा रखा गया है उस पर एक नजर डाल लीजिए। एमएसएमई पर 3 लाख करोड़, एनबीएफसीज पर 30,000 करोड़, बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ और पीएफ, ईपीएफ के लिए 2,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है ताकि 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों में 3 महीने तक ईपीएफ का भुगतान सरकार करेगी। कोरोना ने 2 महीने से देश को ठप कर रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इसमें उन साधारण कर्मचारियों की तरफ है जिनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई। ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए एक तरफ व्यवहारिक समझ दिखाई तो दूसरी तरफ कोरोना के बुरे वक्त को अच्छे दिनों के हथियार में बदल देने का संकल्प भी लिया। इसीलिए अपनी जीडीपी का 10% हिस्सा कोरोना से लड़ने में झोंका जा रहा है। आज का ऐलान मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पहला बड़ा कदम है। आत्मनिर्भरता, आत्मबल और
आत्मविश्वास से ही संभव है। आज तक ब्यूरो। कारोबार के अंदर संजीवनी देने की ये कोशिश ताकि कल हमारा हो। फिलहाल कोरोना से कौन कितना बेहाल है, एक बार जल्दी से उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। बात पर्यटन उद्योग की करें तो 10 लाख करोड़ रुपए रिटेल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में 5.5 लाख करोड़ रुपए की बेहाली और एमएसएमई में 3 लाख करोड़ रुपए, ऑटो सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए, लॉजिस्टिक में 50,000 करोड़ रुपए, एविएशन सेक्टर में 25,000 करोड़ रुपए। इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स को बूस्टअप करने की ये कोशिश सरकार की ओर से ताकि कल हमारा हो और आत्मनिर्भर भारत की ओर हिंदुस्तान के कदम मजबूती से आगे बढ़ सके। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए देश 50 दिन से बंद है। बावजूद इसके कोरोना मरीजों और मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र आज भी कोरोना के मामले में नंबर 1 है और उसमें भी उसका एपिसेंटर मुंबई है। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, आज देश में कोरोना की भी राजधानी बन चुकी है। वहां अस्पतालों में कोरोना के मरीज पड़े हैं और सड़कों पर अपने घरों को भागने वाले मजदूर, और इन सब के बीच कोरोना से लड़ने वाले पुलिस वालों का भी हाल बुरा है, जिनमें कोरोना मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों की 8। कोरोना के वजह से पुलिस विभाग दिन रात काम कर रहा है। उसी प्रकार आगे रमजान ईद का भी त्योहार है, उसके लिए पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में नए केस आए 1026, 24 घंटे में मौतें हुई 53। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल केस 24,427। महाराष्ट्र में कुल मौत 921। मुंबई में कल मामले 15,000 से ज्यादा। मुंबई में 24 घंटे में नए मामले 556। मुंबई में 24 घंटे में 28 मौत। मुंबई में कुल मौत 556। महाराष्ट्र से बाहर निकलें तो कोरोना के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में अहमदाबाद कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। वहां के जमालपुर इलाके में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़े, उसके बाद आला अधिकारियों को वहां मोर्चे पर लगाया गया। गुजरात में कोरोना से 537 मौतें, 24 घंटे में 24 मौत, 24 घंटे में 362 नए केस। गुजरात में कुल केस 8,903। देश की राजधानी दिल्ली में पीड़ितों का आंकड़ा और मौत का ग्राफ भाग रहा है। दिल्ली से देश के दूसरे शहरों के लिए रेलगाड़ियां चलाई गईं, तो दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं। लोगों को रेलवे स्टेशन पर बाहर निकलने के बाद अपनी मंजिल तक जाने के लिए ना कोई गाड़ी मिल रही है, ना ही दूसरे कोई इंतजाम। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये है कि कोरोना का विस्तार थम नहीं रहा। गृह मंत्रालय के सुझाव अपनी जगह पर हैं। तक के 7998 7998 केसेस हो गए हैं। कल 346 लोग ठीक होकर रिकवर हो गए हैं, तो कुल मिलाकर 2858 लोग दिल्ली में रिकवर हो चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 106 डेथ दिल्ली में हो चुकी हैं। देश की राजधानी इस बात पर संतोष कर सकती है कि यहाँ बहुत हद तक कोरोना पर नियंत्रण हुआ है। हिंदुस्तान में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिलों में टॉप के 10 जिलों में दिल्ली नहीं है। लेकिन आप एक तस्वीर उन 10 जिलों की देख लीजिए जहाँ कोरोना का खौफ सबसे ज्यादा है। मुंबई में कोरोना के केस 7,261, अहमदाबाद में 6,086, चेन्नई में 4,372, पुणे में 2,789, ठाणे में 2,592, इंदौर में 1,935, जयपुर में 1,247, कोलकाता में 1,002 और सूरत में 914। राजस्थान के हालात में बदलाव आए हैं, लेकिन खौफ अभी जारी है। जयपुर के रामगंज इलाके में आसमान में ड्रोन से जमीन पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। राजस्थान में कोरोना पैर पसारता ही जा रहा है। खासकर जयपुर की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। अब तक 1350 से ज्यादा मामले अकेले जयपुर में आ चुके हैं। उसमें से सबसे ज्यादा चारदीवारी के अंदर है, जो पुराना शहर है उसके अंदर है। ये रामगंज का इलाका है, देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है।
कोरोना के खिलाफ जंग तेज हो गई है, लेकिन कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि भारत में कोरोना के मामले 75,000 तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए सरकार की कोशिशें भी बढ़ गई हैं। 74,281 केस हैं इस समय और इसमें से 24,386 केस ये ठीक होके घर चले गए हैं और जो दुर्भाग्य से 2,415 लोगों की हमारे यहाँ पे मृत्यु हुई है पूरे भारत में। जो सारे भारत का हमारा इस समय जो फैटेलिटी रेट है यानी मृत्यु दर है वो 3.2% है। आप जानते हैं कि सारे दुनिया के अंदर ये 7% से ऊपर जो एवरेज चल रहा है और हमारा जो रिकवरी रेट है पूरे भारत का मिलजुल के वो दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। आज का जो रेट है वो 32.8% है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। दूसरे देशों से अगर हम तुलना करेंगे तो भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी है। 10 से 70,000 केस होने में किस देश को कितना वक्त लगा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अमेरिका को सिर्फ 7 दिन लगे, जबकि बात स्पेन की करें तो वहां पर 12 दिन लगे 10 से 70,000 केस पहुंचने में। जर्मनी में 13 दिन, ब्रिटेन में 16 दिन लगे। ब्रिटेन भी बेहाल है, इटली में 16 दिन लगे, जबकि रूस में 17 दिन। 10 से 70,000 केस होने में रूस में 17 दिन। चीन की बात करें वहां पर भी 17 दिन, फ्रांस में 19 दिन, ब्राजील में 19 दिन, जबकि इन तमाम देशों के मुकाबले हिंदुस्तान की स्थिति बेहतर रही। भारत में 30 दिन लगे 10 से 70,000 केस होने में। एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ कल हमारा है ताकि आत्मनिर्भर सशक्त हिंदुस्तान बने। इसी के साथ दस्तक में बस इतना ही।